Hello students, today topic is parenteral dosage forms. Today we will discuss about means of parenteral dosage form, advantage, disadvantage, rationale of parenteral dosage form, types of parenteral dosage forms. So here we start. There is a parenteral dosage form. So there is a two word parenteral and dosage form. So first we can understand the dosage form. What is the dosage form? So you can find dosage form has two words. One is a dose, two is a form. So dosage means dose and dose means amount. And forms means state. State you can say either solid, either liquid, either gas. Yani simply dosage form we can define amount of drug in which state administered into biological system is known as dosage form. Second is the parenteral. Parenteral is a Greek word. Parenteral is a Greek word. It consists two words, para and enteron. Para means outside and enteron means intestine. Means simply you can say outside intestine means these parenteral products are bypass the intestine, means they can bypass the intestine. As you know, drug action is a two types. There is a systemic action and local action. For systemic action, drug must be reach into the blood, then we find got systemic action. So in case of oral route, if you find the oral route first reach in GIT, then reach to blood. But in case of parenteral, they can bypass the GIT system, they bypass the intestine, drug cross the skin and reach to directly blood. So that's why it is called parenteral dosage form. So parenteral products are dosage form, those delivers the drug through a route other than oral routes. यानी ओरल रूट्स के अलावा जो रूट्स यूज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे पैरेंटरल प्रोडक्ट्स. पैरेंटरल प्रोडक्ट्स इज स्टेराइल प्रोडक्ट्स. इट इज स्टेराइल प्रोडक्ट्स. स्टेराइल प्रोडक्ट्स मीन्स डोजेस फॉर्म्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी एक कंडीशंस होती है कि डोजेस फॉर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें कोई भी वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए. और स्टेराइल प्रोडक्ट्स में पैरेंटरल हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरेंटरल्स भी आते हैं, ऑप्थेल्मिक्स भी आते हैं और एरिगेशन सॉल्यूशंस भी आते हैं जिनको हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट्स में कंटेंट करते हैं. इट इज अ पायरोजेंस फ्री. पायरोजेंस मीन्स पायरो मीन्स होता है हीट और जेनिक मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी ऐसा सब्सटेंस दे में भी एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, यानी सब्सटेंस होते हैं जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे बाई प्रोडक्ट्स जो बॉडी में फीवर इंड्यूस करते हैं यानी फीवर क्रिएट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पायरोजेंस. यानी हमारा जो पैरेंटरल प्रोडक्ट्स है वो पायरोजेन से भी फ्री होना चाहिए, माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, लेकिन माइक्रोब्स के एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल होता है इस मटेरियल से भी फ्री होना चाहिए. इट मे बी लिक्विड्स, यानी हमारे जो पैरेंटरल डोजेस फॉर्म में लिक्विड्स हो सकता है, लिक्विड में सॉल्यूशंस आएंगे, इमल्शन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. सॉलिड में आप लोगों ने देखा होगा ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शंस आते हैं जिसको एक्सटेम्पोर प्रिपरेशंस कहे जाते हैं. जो पैरेंटरल प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यू थ्रू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो पैरेंटरल प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन को क्रॉस करके ब्लड में चले जाते हैं थ्रू स्किन या डायरेक्टली ब्लड. डोजेस फॉर्म को पैक करेंगे आइदर सिंगल डोज आइदर मल्टीपल डोज. सिंगल डोज के लिए हम लोग एम्प्यूल्स यूज करते हैं और मल्टीपल डोज के लिए हम लोग वायल्स यूज करते हैं. अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है डोजेस फॉर्म की, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज आती है प्योरिटी, यानी हमारा ड्रग प्योर होना चाहिए. प्योरिटी यानी जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे ड्रग या एक्सिपिएंट इट मस्ट बी प्योर, फ्री फ्रॉम फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स. कंटामिनेंट्स का मतलब होता है इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं. कंटामिनेंट्स मीन्स अनवांटेड पार्टिकल्स, जो डिजायरेबल नहीं है पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे केमिकल्स को हम लोग कंटामिनेंट्स कहते हैं. तो हमारा जो पैरेंटरल प्रोडक्ट्स है वो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट से फ्री होना चाहिए.
मस्ट बी स्टेबल, हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली स्टेबल हो यानी टेम्परेचर से इसका कोई इफेक्ट ना हो, केमिकल स्टेबल हो, ऑक्सीडेशन ना हो, और बायोलॉजिकल मीन्स माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, यानी थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ, जब तक इनकी सेल्फ लाइफ है इनको फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली किसी भी तरह से डैमेज ना हो, प्रोडक्ट खराब ना हो, तो ये इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी। फ्री फ्रॉम पैरोजन, अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया फीवर इंड्यूसर्स होते हैं, ये फीवर को इंड्यूस करते हैं, इट मे बी एंडोटॉक्सिन, इट मे बी एक्सोटॉक्सिन। फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन मीन्स कंटेमिनेंट में कोई भी विजिबल पार्टिकल्स का भी कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, में दिखना नहीं चाहिए। अगर विजिबल पार्टिकल्स हैं जो नेकेड आई से दिख रहा है, इट मे बी दे ब्लॉक द सिरिंज, दे मे बी ब्लॉक द कैपिलरीज। प्रोडक्ट मस्ट बी कॉम्पेटेबल, कॉम्पेटेबल्स का मतलब होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो डायलवेंट, जिस आईवी डायलवेंट्स में मिक्स कर रहे हैं या डिलीवरी सिस्टम में दे रहे हैं, उसके साथ वो कॉम्पेटेबल हो, उसके साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। सिंपली अगर कहा जाए कोई ड्रग किसी ड्रग या एक्सिपिएंट आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे तो इंटरेक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिससे ड्रग की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। सिंपली अगर मैं कहूँ कि ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन में अगर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल हो जाता है, और बेंजीन की प्रॉपर्टी अलग और फिनॉल की प्रॉपर्टी अलग। इसी तरह से कोई भी ड्रग अगर आपका API है किसी भी प्रोडक्ट से अगर रिएक्ट करता है तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। तो इस सिस्टम में कहा जाता है कि प्रोडक्ट कॉम्पेटेबल हो, इट मीन्स सिंपली यू कैन से ये इनर्ट होना चाहिए, ये किसी भी सिस्टम में किसी के भी साथ रिएक्ट ना करे। मस्ट बी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, हाइपर होता है, हाइपो होता है और आइसो होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीनों में हम लोग RBC अगर रखते हैं RBC तो आइसोटोनिक में साइज चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में चेंज हो जाता है। चेंज का मीन्स एक कंडीशन में ब्रस्ट करता है और एक कंडीशन में श्रिंक कर जाता है। जब RBC का साइज चेंज करेगा तो इस कंडीशन में जो मेन फंक्शन RBC का ऑक्सीजन कैरी करना, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटने से जो ऑक्सीजन का फंक्शन है, ऑक्सीडेशन एनर्जी का प्रोडक्शन, वो कम होगा, यानी टिश्यू यानी सेल्स हमारे रिटार्ड होने लगेंगे। सेल रिटार्ड से टिश्यू रिटार्ड होगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन। इसलिए इट इज अ मैंडेटरी एस्पेक्ट, पैरेंटल प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज आइसोटोनिक, मस्ट बी आइसोटोनिक, मीन्स इट कैन नॉट बी इंटरफेयर विथ आवर RBC। अब रेशनल ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। व्हाट इज द जरूरत क्या है हमें पैरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने की, तो उसके लिए रेशनैलिटी की बात की गई। तो सबसे पहला API नॉट एब्जॉर्ब ओरली, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनके लिए पैरेंटल डोजेस फॉर्म सुटेबल होता है। अनस्टेबल होते हैं GIT में, जैसे पेनिसिलिन है, आपका स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे ड्रग के लिए पैरेंटल प्रोडक्ट सुटेबल्स होता है। ड्रग गोइंग एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ओरल रूट से जो भी ड्रग हम लोग लेते हैं ये GIT में जाता है, और GIT में जाने के बाद ये लीवर में जाता है जहां पे ये मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी हमारे टैबलेट, हमारा जो ड्रग्स है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चीज़ ऐड या डिलीट की जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो मेटाबोलाइट्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने से ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और ड्रग का कंसंट्रेशन कम होने से ड्रग की इफिशियंसी या ड्रग की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में ऐसे ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होता है उन ड्रग के लिए भी पैरेंटल डोजेस फॉर्म सुटेबल है। इमरजेंसी सिचुएशन यानी एक्सीडेंटल और सर्जरी के केस में पैरेंटल डोजेस फॉर्म बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है हमें। रश एंड पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस, यानी जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो दे कैन नॉट बी स्वॉलो द ड्रग्स, वो ड्रग को स्वॉलो नहीं कर सकता। इन केस पैरेंटल डोजेस फॉर्म इज सुटेबल। पेशेंट कैन नॉट टेक बाय द फूड बाय द माउथ, सो टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी सप्लाइड बाय द पैरेंटल रूट्स। एंड द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक चीज और है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको अगर चाहिए तो उस कंडीशन में पैरेंटल प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर किया जाता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया ड्रग को ब्लड में जाना है, तो ड्रग ओरल से अगर दिया गया और आपका IV सिस्टम में दिया गया तो ओरल से GIT, फिर ब्लड, और फिर आपको एक्शन मिलेगा। इट्स टेक का टाइम,
और आईवी से डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो इससे एक्शन हमें फास्ट मिलेगा। अब बात करेंगे क्या एडवांटेज है पेरेंटल डोजेस फॉर्म के। एडवांटेज अगर आप देखें तो सबसे पहला है रैपिड ड्रग एक्शन, यानी ड्रग एक्शन फास्ट होगा, जैसा भी पहले मैंने बताया। इन केस ऑफ आईवी, जिसमें हम ड्रग डायरेक्टली ब्लड में एंटर करते हैं, ऐसे में माना जाता है कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। सिस्टमिक का मतलब ब्लड में कितना ड्रग है उसी को हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो आईवी के केस में 100% बायोअवेलेबिलिटी, टोटल ड्रग ब्लड में चला जाता है, तो हमें जो एक्शन है वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव मिलता है। प्रोवाइड प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, हम लोग इसमें सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग एक्शन भी बना सकते हैं। एंड अवॉइड हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कुछ ड्रग जो ओरल रूट से ले जाते हैं वो जीआईटी से लीवर में जाते हैं, वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो हम अगर पेरेंटल डोजेस फॉर्म लेते हैं तो ये जीआईटी में ना जाके डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। लोअर ड्रग कंसंट्रेशन, यानी ड्रग पूरा 100% ड्रग रीच इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, तो यहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कंडीशन में टॉक्सिसिटी भी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ करेक्टिंग सीरियस डिस्टर्बेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी हमारे में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा पेरेंटल डोजेस फॉर्म बहुत ही सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें अगर, डिसएडवांटेज अगर आप देखें तो इनकन्वीनियंट रूट है। इनकन्वीनियंट मीन्स जब भी हम इसको यूज करेंगे, इंजेक्ट करेंगे तो पेन होगा अपॉन इंजेक्शन, तो पेन होता है जिसलिए इनकन्वीनियंट होता है। जनरली टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मेडिकल हेल्प चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लाइक नर्स और क्लिनिकल। तो फॉर सेल्फ डोजिंग कह सकते हैं, सेल्फ डोजिंग इसमें डिफिकल्ट होता है, सेल्फ डोजिंग इसमें डिफिकल्टीज आती है, सेल्फ डोजिंग नहीं होती है। चांस ऑफ एडवर्स इफेक्ट आर मोर, क्योंकि ड्रग 100% एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है। ड्रग कैन नॉट बी रिकवर इन द एडवर्स कंडीशन। रिकवर का मीन्स अगर आप ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो ओरल रूट से ड्रग क्या भी जीआईटी में है, लेकिन अगर आप आईवी से दिए तो ड्रग ब्लड में चला गया डायरेक्ट। अगर सिंपली समझा जाए कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर कोई पॉइजन ओरल रूट से लेता है तो सब वोमिटिंग कराते हैं, यानी जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुई है ब्लड में वो वोमिट के थ्रू बाहर आ जाएगी और ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो सकता है। लेकिन जो ब्लड में पहुंच गया उसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ड्रग कैन नॉट बी रिकवर इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में ड्रग को रिकवर नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। इंटायर प्रोसेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग हो, फिलिंग हो, सीलिंग हो, आप कमिंग अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, पूरा एसेप्टिक कंडीशंस में इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है। पुअर पेशेंट कंप्लायंस, मैंने अभी आपको बताया पुअर पेशेंट कंप्लायंस क्यों है, क्योंकि पेन हो रहा है, इससे फियर होगा और सेल्फ डोजिंग नहीं है, तो इसलिए पेशेंट कंप्लायंस इसका पुअर होता है। इट रिक्वायर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर एसेप्टिक होता है, और एसेप्टिक का मतलब होता है ए मीन्स एब्सेंट, सेप्सिस मीन्स लाइफ, यानी लाइफ की एब्सेंस, यानी कोई भी माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स की प्रेजेंस में हम लोग उसका फॉर्मुलेशंस करते हैं। अगर टाइप्स देखें तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंट्रावेनस जो कि वेन्स में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन यानी सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है, इंट्राडर्मल डर्मल लेयर्स में दी जाती है, इंट्रा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है ज्वाइंट, सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन में देंगे, इंट्रा स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉलम में देंगे, इंट्राथीकल मीन्स स्पाइनल फ्लूइड में देंगे, इंट्रा आर्टरियल मीन्स आर्टरीज में देंगे, और इंट्रा कार्डियक मीन्स हार्ट में हम इसे देंगे। ये हमारे टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस होते हैं। अब कुछ इंजेक्शंस की बात करें, इंट्रावेनस की बात कर लें तो इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज्ड। बोलस मीन्स कि होल अमाउंट ऑफ द ड्रग इंजेक्टेड एट वंस टाइम, यानी सब पूरा अमाउंट ड्रग का एट वंस अगर हम बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो ऐसे सिस्टम को बोलस डोज कहा जाता है। और इन्फ्यूज का मतलब होता है कि स्लोली ओवर आवर्स इन सुपरफिशियल वेन्स, यानी धीरे धीरे हम देते हैं, जैसे सलाइन और डेक्सट्रोज के जो सोल्यूशन होते हैं, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इन्फ्यूज। यानी आईवी में दो सिस्टम दिया जा सकता है, बोलस भी दिया जा सकता है, एट वंस सारी ड्रग इंजेक्ट कर दी जाए, या स्लोली धीरे धीरे किया जाए तो इसको आवर्स तक इसको इन्फ्यूजन कहेंगे। यानी बोलस को वेनिपंक्चर्स कहते हैं और इन्फ्यूजन को वेनकोलाइसिस कहते हैं।
एडवांटेज देखें तो आईवी एक ऐसा माध्यम है पूरे पेरेंटल डोजेस फॉर्म में, आईवी, जिसके थ्रू लार्ज वॉल्यूम कैन बी इन्फ्यूज कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम हम इन्फ्यूज कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन, अप टू लीटर्स तक जा सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको डायरेक्ट हम ब्लड में दे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम ब्लड के थ्रू उनको दे सकते हैं। डिजायरेबल ब्लड कंसंट्रेशन अचीव होगा फॉर इफेक्टिव ड्रग इफेक्ट के लिए। डिसएडवांटेज की बात देखें तो जो ड्रग प्रेसिपिटेट इन द ब्लड कंपोनेंट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ओनली एक्वस सोल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी जो वैकिल्स होते हैं हमारे आईवी वैकिल्स होते हैं और एक्वस होते हैं, तो इन केस ऑफ आईवी एक्वस वैकिल्स को प्रेफर किया जाता है। इफ निडल पंक्चर द वेसल्स, जब हम पियर्स करते हैं निडल को स्किन के थ्रू, ब्लड वेसल्स को पियर्स करता है, उसको एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं, यानी लीकेज के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोबेबल है कि अगर हम करते कि आपका लीकेज हो जाए, यानी ब्लड का जो फ्लो है वो रिवर्स बैक आ जाए, कुछ ब्लड आपके वेन से बाहर आ जाए, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन वेन कॉज बाय द ब्लड क्लॉट। तो बार बार इंजेक्शन करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो जहाँ पियर्स होता है वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। नो ड्रग गिवन इन द डिपॉट फॉर्मुलेशन, यानी डिपॉट फॉर्मुलेशन हम लोग इसमें नहीं देते हैं। डिपॉट का मतलब होता है स्टोर, मीन्स स्टोर का मतलब जहाँ पे बहुत सारे ड्रग कलेक्ट कर ला, थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हैं, यानी लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग या सस्टेन एक्शन के लिए हम लोग आईवी को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अदर सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। इंट्रामस्कुलर की बात करें, इंट्रामस्कुलर ड्रग इंजेक्टेड इन स्केलेटल मसल्स, यानी मसल्स नाम आ रहा है, इसको मसल्स में देंगे, लाइज बिलो द सबक्यूटेनियस लेयर। साइट की बात करें, कौन कौन सी जगह साइट यूज की जाती है, डेल्टॉइड, अपर आर्म, ग्लूटियल मसल्स, बटक एंड वेस्टर्स लेटरलस थाई मसल्स, यानी 3 पोजीशंस हम बॉडी में है, अपर आर्म, बटक एंड थाई मसल्स को यूज कर सकते हैं फॉर इंजेक्टिंग आईएम। एस्पायरेट बिफोर इंजेक्शन टू इंश्योर द निडल डज नॉट इंटर्स इनटू द वेन्स। एस्पायरेट का मतलब होता है कि हम जब आईएम को स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, पियर्स करते हैं, तो पिस्टन को पुश बैक करते हैं, थोड़ा सा पुल करते हैं, तो अगर सिरिंज के थ्रू ब्लड आ रहा है इट मीन्स दे कैन पंक्चर्स द वेन, और अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो इट मीन्स दे कैन नॉट बी पंक्चर्स द वेन्स। तो अगर ब्लड नहीं आ रहा तब हम इंजेक्शन को पुश करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ से इसको विड्रॉ करेंगे, फिर अगेन पियर्स करते हैं। तो एस्पायरेशन आईएम के केस में बहुत मैंडेटरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम मसल्स में ड्रग देने की बजाय वेन्स में दे रहे हैं, यानी ब्लड में दे रहे हैं। एडवांटेज की बात करें तो मसल्स में सेंसरी नर्व्स की सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए इरिटेशन बहुत कम होगा। वेस्कुलरिटी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू द सबक्यूटेनियस, और इस कंडीशन में एक्शन भी हमें फास्ट मिलेगा। डिपॉट फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी हम लोग सस्टेन और लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन हम लोग आईएम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो बहुत लेस वॉल्यूम यूज़ किया जा सकता है, 0.5 to 5 ml यूज़ करते हैं, 5 ml ग्लूटियस रीजन में, 2 ml डेल्टॉइड रीजन में, यानी बहुत कम वॉल्यूम हम लोग इसके थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, यानी लो वॉल्यूम इंजेक्शन हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन ए, टेटनेस, एंटीबायोटिक्स के। सबक्यूटेनियस की बात करें तो सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस, दिस साइट मेड अंडर द स्किन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू रिच सप्लाई बाय द नर्व्स, यानी नर्व्स की सप्लाई यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इरिटेंट ड्रग हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और इरिटेशन से पेशेंट कंप्लायंस पुअर हो जाएगा। इट लेस वेस्कुलर, यानी यहाँ पे वेस्कुलरिटी कम होती है, तो यहाँ पे लेस स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो लेस और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा, लंबे समय तक होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो डिपॉट फॉर्मुलेशन के लिए भी हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर साइट ऑफ इंजेक्शन देखें तो मोस्ट प्रोपोर्शन ऑफ आर्म एंड लेग्स एंड एब्डोमिन में हम लोग हाइपोडर्मिक सिस्टम यूज़ करते हैं, आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एब्डोमिन में। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूट प्रोड्यूस स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू द आईएम और आईवी, आईएम और आईवी से इसका एक्शन स्लो होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस की बात करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंजेक्टेड इनटू द डर्मर लेयर ऑफ स्किन, यूजुअली इंटीरियर सरफेस ऑफ फोर आर्म, इसको फोर आर्म्स में यूज किया जाता है। इट यूज टू टेस्टिंग ऑफ एलर्जेंस एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक पेनिसिलिन एंड एंटी टेटनस एंड सीरम, यानी ये एलर्जेंट को टेस्ट करने के लिए और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। जनरली डोज इसका 0.1 ml। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज करते हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए। इंट्राआर्टेरियल नाम से आ रहा है कि हम अपने
पेरेंटल प्रोडक्ट्स को आर्टरीज में देंगे तो इंजेक्टिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू आर्टरीज, डोज मस्ट बी मिनिमम एंड गिवन ग्रेजुअली, यानी डोज जो होगा वो मिनिमम होगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे देंगे, एग्जैक्ट पुश बैक नहीं कर देंगे। इट इज एडमिनिस्टर्ड रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया व्यूइंग एन ऑर्गन हार्ट एंड किडनी, तो सीटी एंजियोग्राफी यानी हार्ट की सीटी एंजियोग्राफी की जाती है। इसमें जो रेडियो ओपेक एजेंट्स यूज किया जाता है उसको आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे हार्ट की क्लॉटिंग का पता लगाया जाता है। इट इज यूज टू परफ्यूज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट टू टारगेट ऑर्गन, यानी यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए एक फिगर यहाँ पे मैंने दिया है कि एंगल ऑफ इंसर्टिंग द इंजेक्शंस, तो इंट्रामस्कुलर की अगर आप बात देखें तो इंट्रामस्कुलर को 90 डिग्री पे देते हैं, सबक्यूटेनियस को 45 डिग्री पे, इंट्रावेनस को 25 पे और इंट्राडर्मल को 10 टू 15 डिग्री, यानी ये आपके स्किन के एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स। तो देखें अगर आप इंट्रामस्कुलर मसल्स में आ रहा 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस लेयर में, इंट्रावेनस ये वेन्स है और इंट्राडर्मल देखें तो यहाँ पे डर्मस में आ रहा है। तो ये आपके एंगल्स हैं इंजेक्शंस के लिए। आई होप सो कि आप लोग इस लेक्चर्स को एंजॉय किए होंगे और काफ़ी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू वेरी मच।